नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत पहुंची गई। गंगोत्री में 1000 से ज्यादा और यमुनोत्री में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहले दिन दर्शन के लिए पहुंचे। सबसे पहले आज सुबह मां गंगा की डोली मुखवा से गंगोत्री धाम पहुंची। राजपूताना राइफल्स की बैंड की धुनों के बीच गंगा की पूजा अर्चना की गई। हेलीकॉप्टर से मंदिर पर फूल बरसाए गए। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:55 पर खोले गए। इससे पहले यमुना की उत्सव डोली यमुनोत्री धाम पहुंची। पूजा अर्चना के बाद यमुनोत्री के कपाट खोले गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। गंगोत्री यमुनोत्री के बाद अब 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। इसी के साथ ही हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमसे जुड़े हैं। सतीश, आपसे जानेंगे चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, मैं बात करूं चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। चारधाम यात्रा वो आस्था की यात्रा है जो 7 साल में 6 महीने के लिए जो है सभी देश विदेश और प्रदेश के सभी लोग यात्रा पे जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि सभी यात्रा करें और अच्छे से यात्रा हो। सभी श्रद्धालुओं को कोई भी बिना यात्रा के हुए न लौटे। शासन प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं। तो विभाग की जो 18 विभाग जो है यात्रा में लगे, उसमें यात्रा में लगे हुए 18 विभागों में सबसे मुख्य विभाग होता है पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ। ये दोनों विभाग मुस्तैद होके सभी, क्योंकि इनके पे जिम्मेवारी होती है सुरक्षा और सबसे बड़ी आपदा की जिम्मेवारी जो होती है इन पे होती है। तो टोटल ही विभाग जो 18 विभाग जो लगे हुए हैं, पीडब्ल्यूडी के विभाग लगा हुआ है और यात्रा में लोगों का इतना उत्साह है कि लगभग 22 लाख से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया और लगातार अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की तय कल से 28 तारीख से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन विकास नगर, सैदपुर और ऋषिकेश हरिद्वार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और लगातार लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। यात्रा में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से आपने देखा होगा 28 तारीख को जैसे ही देव डोली केदारनाथ बाबा केदार की डोली निकली, लगभग 3 से 5 हजार के बीच श्रद्धालु थे। साथ में चलने के लिए थे उतने लोग। फिर आज गंगोत्री यमुनोत्री के जैसे कपाट खुले, स्वयं मुख्यमंत्री धामी वहां पहुंचे और लगभग 2000 लोग साथ में आज देखने को मिले। पहले दिन इतना उत्साह को देखने को मिल रहा है। जो वहां के लोकल लोग हैं, लोकल श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, सभी लोग आज वहां पहुंच चुके थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमें जानकारी देने के लिए। विश्व विख्यात चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। बताते चलें कि बाबा के धाम में भक्तों का आना जाना शुरू हो चुका है। प्रशासन द्वारा यात्रा को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। यात्रा को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार बैठकें जारी हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम पोखरी अबरार अहमद ने समस्त विभागीय अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारी को लेकर समीक्षा की। आपको बता दें कि यात्रा सीजन के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग रुद्रप्रयाग बार बार अवरुद्ध हो जाता है और यात्रियों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। तब उस समय पर यात्रा को रुद्रप्रयाग से पोखरी कर्णप्रयाग मोटर मार्ग से वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। विगत वर्ष कमेड़ा में जब सड़क वास आउट हुई थी तब भी संजीवनी का काम किया था और पूरी यात्रा इसी मार्ग से चली, जिसको देखते हुए एसडीएम पोखरी अबरार अहमद ने पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएमजीएसवाई विभाग को सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवा, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के भी निर्देश दिए गए। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के तहत ये पोखरी का जो मार्ग है वो वैकल्पिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वैकल्पिक मार्ग के इस्तेमाल के तहत हमने एक व्यवस्थाओं के तहत एक मीटिंग की, जिसमें जितने भी रेखीय डिपार्टमेंट हैं सबको निर्देश दिए कि अपने विभाग से संबंधित जो जो व्यवस्थाएं करनी है वो आप समय से पूर्व कर लीजिए। जैसे डीजल है, स्वास्थ्य है, पीडब्ल्यूडी या रोड से संबंधित जो भी विभाग हैं सभी को हमने निर्देश दिया है कि आप समय से पूर्व समस्त व्यवस्थाएं करना सूचित कर दें।
साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, आपसे जानेंगे, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, इस यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्या तैयारी की हुई है? जी, बता दें, चारधाम यात्रा की आज से विधिवत शुरुआत हो गई ही। वहीं हम बात करें बद्रीधाम की, तो कैमेरा से लेकर जो बद्रीधाम तक है, जो एनएच के द्वारा जो पीडब्ल्यूडी जो व्यवस्थाएं 4 दिन कर दी गई हैं, वहीं भी जो जिला प्रशासन शमूली है उसके द्वारा जो भी चारधाम यात्रा के लिए, जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए जो व्यवस्था की जानी है, उनको समय पर पूरा कर लिया गया है। कहीं न कहीं बात करें हम कमेड़ा और जो नंद प्रयाग है, वहाँ पर जो संवेदनशील स्थान यहाँ पे थे, वहाँ पर विभाग के द्वारा जो है सड़क को भी सुचारू कर लिया गया है। लगातार वहाँ डामरीकरण का काम चल रहा था और अब फिलहाल वहाँ पर अब तक जो आवाजाही है वहाँ पर सुचारू कर ली गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। अक्षय तृतीया पर शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों का उत्साह खासा देखने को मिल रहा है। यात्रा के पहले दिन प्रवेश द्वार हरिद्वार से यात्रियों का जत्था रवाना किया गया। पर्यटन सलाहकार राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमगदिन और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी के साथ साधु संतों की अगुवाई में मुंबई के तीर्थ यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गंगा मैया हर हर महादेव के नारों के साथ श्रद्धालु रवाना हुए। श्रद्धालुओं के इस उत्साह से हरिद्वार के व्यापारी भी उत्साहित हैं और इस यात्रा से उन्हें उम्मीद ही नहीं बल्कि अच्छे व्यापार होने का विश्वास है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया खुद ग्राउंड जीरो पर आकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा वो हरिद्वार आए और उत्तराखंड आए, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। हमारा शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम कर रहा है और उनसे भी आग्रह है कि वो हरिद्वार के इस उत्तराखंड की मर्यादा का भी ध्यान रखें। पहलगांव के अटैक के बाद काफ़ी डर का माहौल था और काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा भी कि आप क्या करने वाले हो, कैंसिल करने वाले हो या जाने वाले हो। लेकिन धामी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है जिन पे हमें पूरा भरोसा है और यहाँ का स्वागत भी बहुत अच्छा रहा। फ़ोन करके रिलेटिव्स ने पूछा कि जाना है आपको कि नहीं जाना है, लेकिन धामी सरकार है और मोदी जी का साथ है, हम लोग को कोई डर नहीं है। गाड़ियाँ जा रही हैं और लग्जरी कोचेज वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये जो जत्था स्टार्ट किया जा रहा है, हमारी कोशिश ये है कि अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ दी जाए और सुरक्षा की दृष्टि से भी ध्यान रखा जाए। खास तौर से हमारे मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उसी को सपोर्ट करते हुए हमारी व्यवस्था इस तरह से है कि वापसी में भी उनको सुरक्षित लेके आना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। उत्तराखंड के डीजीपी ने चारधाम यात्रा का जायजा लिया। बता दें कि डीजीपी दीपम सेठ पहले ऋषिकेश पहुंचकर तैयारियों को लेकर जायजा लिया। डीजीपी ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की और सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। डीजीपी ने बताया कि पहलगाम की आतंकवादी घटना के बाद चारधाम की यात्रा व्यवस्था को और पुख्ता बनाया गया है। इस बार 10 कंपनी अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की जाएगी। सीसीटीवी कैमरा की जगह जगह लगाए गए हैं। 10,000 से ज्यादा फोर्स चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार से गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ तक मॉनिटर कर रही है। ग्राउंड कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खास प्लान भी बनाए गए हैं। केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा 2 मई से शुरू होने जा रही है। यात्रा को सुचारू एवं सुरक्षित रूप से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने जिला सभागार कक्ष में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और यात्रा तैयारियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने कहा कि पैदल यात्रा मार्ग पर रात्रि के समय समुचित रोशनी की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठंड से बचाव के लिए स्थान पर अलाव एवं गर्म पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसी के साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी बने हुए हैं। सतीश, आपसे जानेंगे कि 2 मई से केदारनाथ धाम यात्रा की शुरुआत होगी, क्या खास तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से?
मैं बात करूं रुद्रप्रयाग की, मैं बात करूं चमोली की, मैं बात करूं उत्तरकाशी की, ये तीनों जिले जो इतने तैयार कर लिए सरकार ने और शासन प्रशासन ने, इनकी टीमों ने, कि कहीं पे भी यात्रा में कोई दिक्कत न हो, कोई भी यात्री बिना यात्रा किए हुए न जाए। और रुद्रप्रयाग के डीएम गैरवाल, उनका साफ कहना है कि जगह जगह पे हर यात्री के लिए त्याव मिलेगा, हर यात्री के लिए टॉयलेट की व्यवस्था मिलेगी, हर यात्री के जैसे चढ़ाई का पड़ाव आता है, पैदल पड़ाव आता है, तो उस पे अलाव के सिस्टम किए जाएंगे। कई बार रात को यात्री सफर करते हैं, यात्री पे चलते हैं, तो उसको लेकर लगातार जो है कोशिश ये रहेंगी कि यात्री कहीं पे कोई दिक्कत में ना आए। जगह जगह टेंट लगाए दिए जाएंगे, कहीं पे अगर कोई आपदा की स्थिति आती है, कहीं पे कोई स्थिति आती है, तो उससे पहले जहाँ पे मार्केट की जगह है वहाँ पे जो है यात्रा को रोकने की व्यवस्था कर दी जाएगी। और हर जगह ये रहेगा कि कहीं पे ये ना हो कि यात्रा कोई बाधित हो या किसी को कोई दिक्कत हो। रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा को जब से पहलगांव हमला हुआ तो उसको लेकर डीजीपी दीपम सेठ ने भी साफ कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जो है सुरक्षा को लेकर हरिद्वार से जो कन्या है, हरिद्वार जब दीपम सेठ पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे व्यवस्था का जायजा लिया, यात्रियों से बात करी, तो दीपम सेठ डीजीपी उत्तराखंड है, उन्होंने भी वहां पे जाके हर अधिकारी से बैठक ली और अधिकारी से बैठक लेने के बाद सभी को सुनिश्चित करवाया कि यात्रा में कोई आतंकवाद, कोई इसका आतंक का या कोई अन्य चीज ऐसी कोई गतिविधियों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है और शांत प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसको लेकर हरिद्वार से लेकर केदारनाथ तक, केदारनाथ से लेकर वहां से लेकर बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हर जगह हर पड़ाव पे जो है सुरक्षा से लेकर और खाना पीना रहने कोई व्यवस्था नहीं हो। हर होटल वाले से जो है, प्रत्येक होटल वाले से मैंने बिल्कुल मीटिंग करके और इस तरीके से व्यवस्था कर दी गई है कि अभी तक जो है, लेकिन आने वाला वक्त ये करेगा, तय करेगा, जब धीरे धीरे जब यात्रा बढ़ती है और फिर पहाड़ी क्षेत्र है, बारिश का मौसम रहता है, तो तब देखना बाकी रहेगा कि क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से सरकार की तैयारियां हैं। क्या पिछली बार की तरह तैयारियां तो नहीं है, तो वो खुलासा तब होता है, लेकिन अभी बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां हैं। तो देखना यह है कि ये तैयारियां कितनी सफल होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले लोकसभा में सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के हरिद्वार, उधम सिंह नगर आदि जनपदों में धड़ल्ले से हो रहे अवैध खनन को लेकर सवाल उठाए थे। उसके बाद विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान ने बाकायदा अवैध खनन की ट्रॉली पकड़कर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालकर पुलिस की लापरवाही को उजागर किया था। आज बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे विधायक सक्रिय हैं और विपक्ष शून्य हो चुका है। हालांकि सवाल फिर भी बना हुआ है, आखिर भाजपा की ही सरकार में विधायकों और सांसदों को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? कहीं न कहीं शायद पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की नौबत क्यों आ रही है? जी ने गलत काम कौन सा कर दिया भाई? कड़ा लगाने वाला एक अपराधी था, चोरी करा तो पकड़वाया। ये हमारा जो काम अपोजिशन शून्य स्थिति में कहते रहा हूँ, हमारे विधायक किसी काम करते हैं और जिस प्रकार से राजस्व को बचाने का हम लोगों ने काम किया, सर्वाधिक राजस्व हुआ है। इस प्रकार स्थितियां अगर कहीं पर चोरी छुपे हो रही हैं, मैं अपने सब विधायकों का आह्वान करता हूँ, इस प्रकार का कहीं पर भी स्थिति होती है उसको रोकना चाहिए। सरकार भी कृत संकल्पित है, ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। अरे भैया क्या बात, हमारे लोग विशेष समझिए बात को, किसी प्रकार का कहीं भी चोरी होने की अगर स्थिति बनती है तो हम लोग उस दिशा में भी देख रेख हमको करना है, क्योंकि हम लोग हर चीज की देख रेख के सतर्क रखें। और इसी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतीश, आपसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला, क्यों कांग्रेस से बीजेपी आमने सामने आ गई है? देखो, खनन का मामला है। खनन के मामले में लगातार खुद सरकार के सांसद खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने खनन को लेकर सवाल उठाए थे और संसद में। वहीं अब विधानसभा में विधायक जो है ये मुन्ना सिंह चौहान,
कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले उन्होंने ट्रॉली पकड़ी के खनन की, अवैध खनन की, तो उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं प्रदेश में खनन को लेकर। अवैध खनन किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि प्रदेश जो है बहुत छोटा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे खनन का बहुत ज्यादा कारोबार है। चाहे मैं बात करूं हरिद्वार की बात करूं, विकासनगर की बात करूं, नैनीताल की बात करूं, तो यहाँ पे खनन को लेकर बहुत ज्यादा वो है यार। जो राजस्व भी है वो भी खनन ही से आता है उत्तराखंड में। लेकिन अवैध खनन की मैं बात करूं तो प्रदेश में अवैध खनन का बहुत ज्यादा चलन है, बहुत ज्यादा कारोबार है। अवैध खनन की वो नहीं है, कमी नहीं है। अवैध खनन इतना है प्रदेश में कि जो जिस तरीके से मैं बात करूं अवैध खनन की, तो हर जगह अवैध खनन होता है और अवैध खनन पे जो है उंगलियां उठती रहती हैं। सरकार पे लगातार उंगलियां उठ रही हैं अवैध खनन पे, क्योंकि सरकार के विधायक और सरकार के ही सांसद जो है अवैध खनन को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन उसी पे जब महेंद्र भट्ट से सवाल पूछा गया अवैध खनन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस शून्य हो चुकी है और हमारे विधायक ही खनन को पकड़ रहे हैं। तो जबकि सरकार उनकी है, उनका ही कर्तव्य है खनन पे, अवैध खनन पे रोक लगाना। लेकिन प्रदेश की सरकार इतनी शून्य हो चुकी है कि अवैध खनन को रोकने में बहुत मुश्किल हो रहा है। अवैध खनन को रोकना जो है प्रदेश में बहुत मुश्किल हो रखा है। तो प्रदेश में शराब, खनन और नशा का बहुत ज्यादा चलन है, तो उसको लेकर प्रदेश सरकार कितनी कामयाब होती है ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कामयाब हो पा रही है, क्योंकि अवैध खनन का बहुत ज्यादा चलन है, अवैध नशा का बहुत ज्यादा चलन है, अवैध शराब का बहुत ज्यादा चलन है। तो उसको लेकर लगातार जो है सरकार में विपक्ष सवाल उठाता रहता है। तो इसी पे सीधा महेंद्र भट्ट का कहना है कि हम जो है हमारी सरकार के विधायक हैं वो नहीं रोकेंगे, क्योंकि जो कौन रोकेगा, क्योंकि विपक्ष जो है शून्य है। जी सतीश, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। बागेश्वर में बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार सामने आया है। बता दें कि बागेश्वर में बीजेपी ने जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में वार्ता का आयोजन किया। वार्ता में राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट द्वारा कांग्रेस का संविधान बचाओ यात्रा पर वार्ता की गई। इस दौरान राज्य मंत्री ने कांग्रेस द्वारा संविधान खतरे में जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा 370 को जम्मू कश्मीर में मुख्य धारा से अलग कर दिया था। देश में 2 निशान, 2 संविधान और 2 प्रधान की कांग्रेस ने ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म किया और उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार संविधान का अपमान करने का काम किया जा रहा है और संविधान बचाओ अभियान चला रही भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल तक उन्होंने किस तरह से संविधान को तोड़ा है, किस तरह से संविधान को मरोड़ा है और किस तरह से भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कांग्रेस ने करा है, उसी के निमित्त आप सबके मुखाबित मैं हुआ हूँ। और मैं मानता हूँ कि जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने धारा 356 का कई बार दुरुपयोग किया हो, जिस कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने इंदिरा जी ने 51 बार संविधान बदला हो, राजीव जी ने 7 बार संविधान बदला हो, जवाहरलाल नेहरू जी ने 11 बार संविधान बदला हो, और वो लोग कहते हैं कि आज संविधान के संग छेड़खानी हो रही है। वो काम व्यक्ति को डराने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग इस देश की जनता को वर्गलाने का काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि वो अपने कांग्रेस को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको आज लगता है कि कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व मिटने जा रहा है। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमसे जुड़े हुए हैं। मनोज, आपसे जानेंगे, बीजेपी कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा को लेकर हमलावर है। क्या संविधान यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है? जी सपना जी, बताना चाहेंगे कि बागेश्वर में जो ये संविधान की जो बात चल रही है, तो उसमें पूरे प्रदेश में हलचल मची है और हर किसी के बयानबाजी सामने आ रही है। उसी में बागेश्वर से राज्य दर्जा मंत्री शिव सिंह बिष्ट का भी यही कहना है कि कांग्रेस ने कौन सा ऐसा काम किया है कि आप हमें बताइए। कि इसमें उन्होंने अपने स्पष्ट बयानों में ये कह रखा कि 370 जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा से लगकर भी उन्होंने उस देश में जो निशान को संविधान की ओर से बदला था वो भी देखने का विषय है। और उन्होंने 19 के तहत संविधान की स्वतंत्रता को खत्म किया है और मीडिया की आवाज को भी राजनीतिक विरोधियों के निशाना बनाया गया है। तो इसका देखने का विषय ये है कि जो कांग्रेस की यात्रा है उस पर भाजपा का पलटवार बार बार देखने को मिल रहा है। इसमें देखने का विषय ये भी रहेगा कि आगे को क्या भाजपा और कांग्रेस के बीच में यही चलता रहेगा कि कुछ संवैधानिक तौर से कुछ देखा भी जा सकता है। जी सपना जी।
बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, हमें ये जानकारी देने के लिए। देहरादून में डेंगू के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। शहर में डेंगू के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा शहर भर में सफाई की व्यवस्था की जा रही है। दून जिलाधिकारी से मिले निर्देशों के बाद नगर निगम देहरादून ने रिस्पसना व विंदाल नदी सहित शहर के सभी छोटे बड़े नाले और ड्रेन की सफाई की। देहरादून के प्रभारी मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि डेंगू की रोकथाम को लेकर लोगों को जागरूक करने के साथ ही नदियों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बताते चलें कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम को रिस्पसना और बिंदाल नदी के तटों सहित शहर के सभी छोटे बड़े नाले और ड्रेन की साफ सफाई का काम 15 मई तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए 1 अप्रैल से ही जो हमारा है कार्य योजना के अनुरूप कार्य किया जा रहा है और 7-8 अप्रैल में पहला एक केस जो है रिपोर्ट हुआ था जो सीएम ऑफिस से कि पॉजिटिव आए। तो कतिपय जो है उसके पश्चात हम लोगों ने अपने जो है समस्त जो कार्य योजना है उसमें परिवर्तन करके जो फॉगिंग मशीनें हैं उसे बढ़ा के 4 कर दिया था, बड़ी फॉगिंग मशीन, और साथ ही साथ समस्त वार्डों में माननीय पार्षदगणों और सुपरवाइजर इंस्पेक्टरों की निगरानी में जो 100 मशीनें हैं हर एक वार्ड में एक, उसके लिए जो है आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए जो दवाई और जो हमारे अदर चीजें जो जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, वो दिया जाता है, तो वो दिया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।